नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके पे। दोस्तों आज हम आपको चाणक्य की वो 7 कूटनीतियां या फिर 7 स्ट्रेटजीज बताएंगे जो आप नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसे सुनने के बाद आपकी बुद्धि का विकास होगा और आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य पे, जिन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। इन्हें बुद्धि के भगवान के रूप में भी देखा जाता है। वहीं इनकी कूटनीतियों पे चलकर कई महान साम्राज्यों का निर्माण भी हुआ है। और आज अगर हम देखें दोस्तों, तो हमारे देश में कई विभाग हैं और हर विभाग के अलग अलग मंत्री हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तो तरह तरह के मंत्री आज हैं। लेकिन चाणक्य की अगर हम बात करें तो उनके अकेले के अंदर ही इन सारे मंत्रियों के गुण विद्यमान थे। वो चंद्रगुप्त के एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ही थे। वो नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्य भी थे। वहीं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, पॉलिटिकल गवर्नेंस, प्लानिंग कमीशन, ऑडिटिंग मैकेनिज्म, इन सभी के वो एक्सपर्ट थे, बहुत ही महान ज्ञाता थे। अगर आप भी अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों। चाणक्य समुद्र शास्त्र के भी ज्ञाता थे। अब समुद्र शास्त्र क्या है? वो एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा कि वो सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव को देखकर ही पता कर लेते थे कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, उसके मन में क्या इमोशंस है, उसका सटीक अनुमान वो लगा लेते थे, उसके बारे में एक सटीक भविष्यवाणी वो देते थे। और उनकी इसी विद्या के चलते आगे चलकर उन्होंने कई साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। आइए शुरुआत करते हैं उनकी बाल्यावस्था से। जी हाँ दोस्तों, एक बार चाणक्य बगीचे में खेल रहे थे, तभी उनके घर पे एक ज्योतिषी आए और चाणक्य की कुंडली देखकर उनकी माँ को बताया कि उनके भाग में राजयोग है, वो एक उच्च पद को प्राप्त करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। इस पर माँ ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद चाणक्य मुझे भूल जाएगा। इस पर उन्होंने दोबारा ज्योतिषी से पूछा कि क्या सच में ऐसा ही है? ज्योतिषी बोले, हाँ, अगर तुम्हें संदेह है तो अपने पुत्र के आगे के दांत देखना, उसमें नागराज का चिन्ह बना हुआ है। इस पर माँ ने चाणक्य को बुलाकर दांत दिखाने को कहा और वो हैरान रह गई उस चिन्ह को देखकर और रोने लगी। चाणक्य के पूछने पर उन्होंने सारी बात बताई। इस पर चाणक्य ने सामने पड़े हुए एक पत्थर को उठाया और उस दांत को ही तोड़ दिया और कहा, माँ, तेरे प्रेम के सामने तो ऐसे हजारों राजपाट मैं कुर्बान कर दूंगा। इससे पता चलता है दोस्तों कि उनको कभी भी राजपाट का मोह था ही नहीं और आगे चलकर वो तक्षशिला के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक कह लीजिए, वो भी बने। उन्हीं दिनों दोस्तों सिकंदर भारत की तरफ भी बढ़ रहा था और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश को लूटने का उसने पूरी तरीके से मन बना लिया था और पोरस को भी वो लड़ाई में हरा चुका था। वहीं चाणक्य के मन में एक ऐसे अखंड भारत का सपना चल रहा था और इसी सिलसिले में वो कई शक्तिशाली राज्यों के राजाओं से मिले और तभी वो मगध जा पहुंचे, जो कि उस वक्त नंद डायनेस्टी का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, जो कि आज के उड़ीसा, यूपी, बिहार को मिलाकर ही मगध था। वो जब मगध गए तो चाणक्य ने वहां के राजा धनानंद को अपनी प्लानिंग्स बताई, अपनी नीतियां बताई कि कैसे सिकंदर के विरुद्ध वो तैयारियां कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। लेकिन उस वक्त धनानंद प्रजा से कर वसूल करने में व्यस्त था और वहीं जुए, भोग, विलास में वो लिप्त था। उन्होंने उसे समझाया कि एक राजा का कर्तव्य है कि वो कर लेकर समाज की सेवा में उसे लगा दे। इस पर वो बोला कि ए पंडित, तुम अपनी पंडिताई करो, मुझे राजपाट न सिखाओ, सिकंदर यहाँ तक नहीं आ पाएगा। जब चाणक्य ने पुनः प्रयास किया तो उसने उन्हें धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और चाणक्य की शिखा खुल गई और कहा कि तेरी ये शिखा हम काट देंगे।
इस बात पर चाणक्य को बहुत क्रोध आया और उस दिन उन्होंने एक संकल्प लिया, यानी कि उन्होंने अपने क्रोध को संकल्प में बदला और कहा कि मैं अपनी ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़कर एक अखंड भारत का राजा न खड़ा कर दूं। इस पर चाणक्य ने एक नवयुवक को अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वो था चंद्रगुप्त, जिसका नाम चंदू था, जो बाद में आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रख्यात हुआ। उन्होंने उसे हर संभव शिक्षा दी, हर तरीके की ट्रेनिंग उसे दी, शस्त्र विद्या सिखाई, हर तरीके के संस्कार सिखाए। 17-18 वर्ष के चंद्रगुप्त की मदद से उन्होंने सोचा कि वो सिकंदर के साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। गुरु पर चंद्रगुप्त की गहरी निष्ठा थी, इसलिए जो भी गुरु सिखाते गए चंद्रगुप्त वही करते गए। चाणक्य कहते थे कि शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। इस पर चंद्रगुप्त कई बार हैरान हो गए और कहा कि शत्रु को मित्र कैसे बनाएंगे। इस पर उन्होंने किसी तरह से चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में भर्ती करा के एक विश्वास पात्र सैनिक बना दिया, जिससे सारी अंदर की जानकारी, सारे भेद चाणक्य तक आने लगे। वहीं उन्हें पता चल चुका था कि सेना अंदर से पूरी तरह थक चुकी है, अतः उनके मध्य कई तरह की भ्रांतियां पैदा करना शुरू कर दिया। अभी तक जबकि सिकंदर सिंधु नदी भी पार नहीं कर पाया था। भ्रांतियां कई तरह की फैला दी गई, जैसे कि हमारे देश के देवी देवता आपसे नाराज हैं। वहीं खाने में कभी कभी जहर आदि भी मिला दिया जाता था। छोटे छोटे आक्रमण भी होते थे, वहीं उनके ध्वज को भी जला दिया जाता था। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई और उन्होंने 15, 16, 17 से लेकर 18 साल के 10-15 लड़कों की मदद से ही सेना को पूरी तरह खोखला कर उनके मनोबल को तोड़ना शुरू कर दिया था। सिकंदर ज्यादा समय तक रुक नहीं पाया। वो कहावत जो जीता वही सिकंदर एक मिथ्या लगती है, बल्कि जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं लोगों को पता नहीं चल पाया कि सिकंदर भारत के कभी पूर्णतया घुस ही नहीं पाया था। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त अपने गुरु के मार्गदर्शन को लेते रहे, उनकी गाइडेंस को फॉलो करके आगे चलकर सिकंदर की सेना को उखाड़ फेंका था और 5000 हाथी घोड़ों की सेना के साथ के साम्राज्य पर भी आक्रमण करने निकल पड़े थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कॉन्फिडेंस यानी कि साहस का बढ़ना अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का होना अच्छा नहीं होता और इसका परिणाम जल्द ही चंद्रगुप्त और चाणक्य को देखने को मिला। दोपहर होते होते ही मगध की सेना ने उन्हें पूरी तरह से उखाड़कर फेंक दिया था और किसी तरह चाणक्य और चंद्रगुप्त जान बचाकर एक झोपड़ी के पीछे जाकर पहुंचे, जहां एक मां खाना बना रही थी और पास ही बैठे बच्चे को भूख लगी थी। तो उसने थाली में रखी खिचड़ी के बीच में हाथ डाला और हाथ डालते ही बच्चे का हाथ जो है वो जल गया, जिस पर वो रोने लगा। इस पर मां ने कहा कि तूने अभी वही काम किया है जो कि चाणक्य ने किया था। तुम्हें खिचड़ी को कोनों से धीरे धीरे ठंडा करके खाना चाहिए था, जिससे कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं जलता, लेकिन तुमने मध्य में हाथ डाला। जिस प्रकार चाणक्य ने मगध के बीचों बीच हाथ डाला और उसे हार का सामना करना पड़ा, वहीं उसे बाहर से परिधि से तैयारियां शुरू करनी चाहिए थी। ये बात सुनते ही चाणक्य की आंख खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। महिला के पैर छुए और कहा, आपका धन्यवाद, आपने मुझे एक नई शिक्षा दी। कई परेशानियां आई, लेकिन उनका सामना करते हुए उन्होंने 7 कूटनीतियां यानी कि 7 स्ट्रेटेजीज बनाई। जिन जिन राज्यों पर धनानंद की पकड़ कमजोर थी, वहां छोटे छोटे हमले करना शुरू कर दिया। ये उनकी पहली स्ट्रेटेजी थी। वहीं उनकी दूसरी कूटनीति क्या थी कि उन्होंने विष कन्याओं का एक दल तैयार किया। जी हाँ दोस्तों, अब ये विष कन्याएं कौन थी? ये विष कन्याएं बहुत ही खूबसूरत कन्याएं हुआ करती थी, जिन्हें की थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दिया जाता था। इस तरह से विष कन्याओं को अलग अलग राजाओं के पास भेजा जाता था और वो उन राजाओं को अपने चुंबन से ही समाप्त कर देती थी। तो ये स्ट्रेटजी भी
पहली बार देखने को मिली थी, जो कि चाणक्य ने ऐसी कई नई कूटनीतियां बनाई थी जो कि पहली बार हो रहा था। वहीं तीसरी स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक जासूसी सेना बनाई और उसको कड़ी ट्रेनिंग दी कि कैसे जासूसी की जाती है, और वो भी अच्छे तरीके से। वो कहते थे कि गुस्से से शत्रु के बारे में कभी मत सोचो, क्योंकि गुस्से में आप अपनी सोचने की क्षमता खत्म कर देते हैं। कई बार वो जासूसों से ऐसी इंफॉर्मेशन निकालते थे और साथ ही कई बार वो जासूसों की भी जासूसी कराते थे। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसी कूटनीति तैयार की थी कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। वहीं चौथी स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि उन्होंने एक सशक्त सेना बिल्ड करने के बारे में सोचा था, जो हर तरीके से सशक्त हो और पूरी बलशाली सेना हो, जिसके लिए उन्होंने एक मुनि, वात्सायन मुनि का वेश धारण किया और स्वयं को यानी कि खुद को एक वात्सायन मुनि के रूप में उन्होंने पॉपुलर कर लिया चारों तरफ, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी अच्छी सेना का निर्माण करने के लिए उस सेना का मन, बुद्धि और आत्मा को जीतना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने जगह जगह जाकर वात्सायन ऋषि के रूप में प्रवचन दिए, कथा प्रवचन दिए और लोगों को इंस्पायर किया कि वो चंद्रगुप्त की सेना में भर्ती हो जाए। और उन्हें पता था कि प्रेम और आध्यात्मिक तरीके से कही जाने वाली बात लोगों को बहुत प्रभावित करती है, लोग उससे भावात्मक तरीके से भी जुड़ जाते हैं। तो इस तरह करते करते धीरे धीरे उन्होंने चंद्रगुप्त की सेना में 8 लाख तक लोग शामिल कर लिए और इस तरीके से चंद्रगुप्त की सेना एक विशाल सेना बनकर उभरी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथों की सेना और पैदल सेना इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि धनानंद की सेना उसके सामने कहीं भी नहीं टिकने वाली थी। वहीं पांचवी स्ट्रेटजी उनकी थी कि योग्यता के आधार पर पद देना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज के समय में आरक्षण दिए जाते हैं, भले ही योग्यता ना के बराबर हो, लेकिन आरक्षण के चलते जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें अवसर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन चाणक्य की सेना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनका कहना था कि एक अच्छे राजा को अपने आसपास बुद्धिमान और योग्य लोगों की सेना को रखना चाहिए, ना कि चापलूस और चाटुकार लोगों की सेना को। वो कहते थे, दुर्जनेषु व सर्वेषु वर सर्पो न दुर्जन, सर्पो दंशति कालेन, दुर्जनस्तु पदे पदे। अर्थात वो कहते थे कि दुर्जन व्यक्ति यानी कि दुष्ट व्यक्ति से सर्प भला, सर्पो यानी कि सर्प भला, अतः दुर्जन को छोड़ो, सांप के साथ रह लो। वहीं वो कहते थे कि सांप तो एक ही बार डसेगा, किंतु दुर्जन हर बार आपको डसेगा। वहीं उनकी छठी स्ट्रेटजी थी छापामार युद्ध। जी हाँ दोस्तों, यानी कि छोटे छोटे युद्ध करना, साथ ही साथ उन्होंने अभ्यास भी इसके साथ शुरू कर दिया था, क्योंकि पहली जब उन्होंने धनानंद पर आक्रमण किया था तो उस वक्त उन्होंने सीधे आक्रमण कर दिया था, कोई भी अभ्यास नहीं किया था, यानी कि लॉन्च एंड टेस्ट। पहले उन्होंने लॉन्च किया यानी कि आक्रमण किया, उसके बाद उसका परिणाम जो है सामने था, यानी कि उनकी पराजय हुई थी। लेकिन इस बार उन्होंने इस तरीके के छोटे छोटे आक्रमण का प्रयास, युद्धों का प्रयास अपनी सेना को करवाया था कि सेना इतनी एक्सपर्ट हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा अपने चीज़ों में कुशल हो चुकी थी कि हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यानी कि उन्होंने इस बार टेस्ट पहले किया और लॉन्च यानी कि आक्रमण बाद में किया। और वहीं सातवां और सबसे अहम उनका स्ट्रेटजी था कि बिल्ड इंटरनेशनल अलायंसेस। जी हाँ दोस्तों, इस पर उन्होंने क्या किया था कि तरह तरह यानी कि जगह जगह के राजाओं को इकट्ठा करना। उन्होंने कश्मीरी राजा तक को अपने साथ मिलाया, वहीं यूनानी राजा जो कि सिकंदर के वक्त उनके संपर्क में आए थे उन्हें भी सपोर्ट में ले लिया था और पोरस को भी सपोर्ट में उन्होंने उतार लिया था। वहीं कुछ समुद्री लुटेरे भी उनके संपर्क में थे। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाकर उन्होंने जब धनानंद पर पूरी दल बल सेना के साथ वार किया तो धनानंद का जो साम्राज्य है, जो नंद डायनेस्टी है, वो जड़ से उखड़कर खत्म हो गई दोस्तों। तो इस तरीके से उन्होंने एक साम्राज्य का अंत किया और एक अखंड भारत के नए साम्राज्य का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य को एक अखंड भारत के राजा के पद पर उन्होंने बिठा दिया।
तो ये उनके कुछ कूटनीतियां या स्ट्रेटजीज थी जिन पे अमल करते हुए उन्होंने ये विजय प्राप्त की। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजीज जो है यानी कि जो हमारी हिस्ट्री होती है उसको अगर हम पढ़ते हैं या उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो उससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही बेहतर होते हैं। तो हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज चमत्कारी टोटके में दोस्तों इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।